हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद है आपने मेरी इससे जो पहले वाली वीडियोस हैं सीटेट दिसंबर 2019 या सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और सीटेट जुलाई 2019 का पेपर फर्स्ट, उसकी ज़रूर वीडियोस देखी होंगी। आज हम करेंगे सीटेट जुलाई 2019 का पेपर सेकंड मैथमेटिक्स एंड साइंस का कंप्लीट पेपर सोल्व करेंगे। मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो सेट डब्ल्यू के अकॉर्डिंग है। सेट डब्ल्यू तो स्टार्ट करते हैं अपने सी टेट जुलाई 2019 का पेपर सेकंड के अकॉर्डिंग। सी टेट का पेपर सेकंड के अकॉर्डिंग मैथ्स का जो पेपर आया था जुलाई 2019 में, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 31 आपको क्या कहता है, एक्स दीर्घ है, वाई दीर्घ है और जेड दीर्घ है। ठीक है, कहता है एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपने। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखो सिंपल कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये आप देख लो कि आपको 7 मिल रहा है ना। तो 7 में देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। कॉमन हमेशा कम वैल्यू आती है, तो 7 की पावर 3 कॉमन आएगा। तो ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो 4 और 5 वाला कैंसिल हो गया, ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन नंबर 4 आपका कैंसिल हो गया जी। ठीक है, अब फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है। फर्स्ट और थर्ड में 30 तो फिक्स है, पावर 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अब देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ रही है। तो 2 की पावर देखो 3 2 4, तो 2 वाला कॉमन आएगा, तो 2 की पावर 2 कॉमन। 3 की बात करते हैं तो 3 की पावर 2 3 4, कम वाली कॉमन लेनी है, तो 3 की पावर 2 कॉमन। और 5 में भी 3 4 2, तो 5 की पावर 2 कॉमन। तो देखो सब में पावर 2 आ रही है, यहाँ पे फिक्स है, तो पावर 2 वाला आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 की स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। अब यहाँ देखिए इसको इस फॉर्म में लिखना है, और पी क्यू आर क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं, तो पहले अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कंप्लीट। जैसे हम स्मॉल मतलब छोटे बच्चों को सिखाते हैं इस तरीके से 52272। ठीक है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो थोड़ा सा डिवाइड बड़ा हो जाएगा इसका, और कुछ नहीं है, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा, बिना डिवाइड के आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 6 क्या आएगा, 2 6, क्योंकि 26 इंटू 2 52 हो गया, 1 और ये हो गया 3, 1 कैरी हो गया 12, तो ये 6 आ जाएगा। फिर 2 पे चला गया, 13 इंटू 26, 1 पे जाएगा नहीं तो 0, 6 और 1 आएगा तो 8, ये आ जाएगा आपके पास। फिर 2 से डिवाइड किया हमने तो 6 इंटू 2 12, 1 कैरी 5 3 4, ये आ जाएगा आपके पास। फिर 2 से डिवाइड किया हमने तो अब आपके पास क्या आएगा, देखिए 3 2 1 कैरी, तो यहाँ पे 13 6, फिर 1 कैरी 7, यहाँ पे आ गया 7, 3 2 6 7। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 10, क्योंकि 32 है तो 2 26, और ये आपके पास 8 24 2 27, तो 9। फिर 3 से डिवाइड किया हमने तो 3 1 कैरी 18 6, यहाँ पे आएगा 3। फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 2 1 और 121, 11 की स्क्वायर होती है, तो 11 ये 11 ये 11 और ये 1। तो अब देखो ये पूरा पोर्शन 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है। 2 आपके पास क्या है, 1 2 3 4, तो 4 बार तो 2 आ रहे हैं आपके पास, तो 2 रेज़ टू पावर 4 हो गया। 3 3 बार आ रहा है, 3 की पावर 3 होगी, और 11 2 बार आ रहा है तो 11 की पावर 2 होगी। अब आप चेक करो, देखो कंफ्यूज मत होना, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पे देखो p की स्क्वायर दे रखी है, तो 11 की स्क्वायर, तो p की वैल्यू तो होगी 11। p की वैल्यू क्या होगी, 11, p हो गया 11। q की क्यूब, तो 3 क्यों हो गया q, और r की पावर 4, तो r की वैल्यू होगी 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, हमारे को क्या दे रहा है, 2p, तो 2 का गुना p से, तो 11 का गुना 2 से करोगे तो 22, प्लस Q 3 हो गया, माइनस का R, तो माइनस के 2 हो गया। 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, और 22 और 1 23, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये। अब यहाँ पे सेम पेपर सेकंड की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, ध्यान रखना आपका एक क्वेश्चन इसका 100% हर एक पेपर में आ रहा है डिविजिबिलिटी के रूल्स की पे। तो आप डिविजिबिलिटी के रूल जरूर पढ़ लेना। मैं प्रेफर करता हूँ आपको 3 8 9 11, आप बाकी पढ़ो ना पढ़ो,
ये 4 तो 100% पढ़ ही लेना, ठीक है। जो प्रीवियस पेपर हमने जो सोल्व किए हैं दिसंबर 2019 के या जुलाई का पेपर फर्स्ट का जो भी सोल्व किया है ना, तो उसमें इससे ही रिलेटेड डिविजिबिलिटी के रूल्स आ गए हैं या फॉर्म्स आ गए। अब देखो इस पे क्या आ रहा है, हम बात करते हैं 72 से डिवाइड करना है, और 72 किसका मल्टीपल होता है, 8 इंटू 9 का, 8 इंटू 9 का। तो 8 का डिविजिबिलिटी फॉर्म क्या है कि लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो जाएंगे, तो 58y 8 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब 8 से डिवाइड करो 58y को, तो आपके पास क्या आएगा, 7 पे जाएगा 56, 2 रिमाइंडर, ये y है, y यहाँ पे आ जाएगा। अब 8 के टेबल में 24 आता है, अपने को पता है, तो 8 3 जा 24, तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यहाँ से कंपेयर किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी, 4, ठीक है। अब बात करते हैं 9 के डिविजिबिलिटी की रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इन सब का सम 9 से डिवाइड होगा, सबका सम। तो सबका सम क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 + 3 + 4 प्लस क्या है, x 5 8 एंड y की वैल्यू 4 रख दें यहाँ पे, y की वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ। अब इन सबको डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 3 और 1 4 और 4 8, 8 5 13, 13 और 8 21 और 4 25, तो 25 + x डिवाइड बाई 9। अब ये वैल्यू 9 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, तो 9 के टेबल में 25 के बाद क्या आता है, 27 आता है, 9 इंटू 3 27, तो x की वैल्यू कितनी होगी जी, 2 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब वैल्यू क्या पूछी इसने, 2x + y, तो x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 2 यहाँ रखोगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस y की वैल्यू 4, 4 4 8, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ जी, बात करते हैं 34। एक ये क्वेश्चन भी आपके जो दिसंबर 2019 का पेपर था उसमें भी आया था, पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है, वहाँ पे पूछा था पाइथागोरस त्रिक है, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। तो अब नहीं है, मैं आपको पाइथागोरस होता क्या है वो बता देता हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हम बोलते हैं कर्ण, लंब और आधार की स्क्वायर। तो अब इसमें कौन सा नहीं है वो बता देता हूँ स्टूडेंट, थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है हमारा, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, 11 की स्क्वायर करके प्लस 60 की स्क्वायर करोगे तो इक्वल नहीं आ रहा 63 के स्क्वायर के, नॉट इक्वल टू 63 स्क्वायर आ रहा है, आप चेक कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं 35। उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। अब एक बार पढ़ोगे तो लैंग्वेज हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, दोबारा से आराम से पढ़ते हैं कि उस कोण का माप बताना है, इनमें से वो कोण कौन सा है, कहता जिसका संपूरक। अब जिसका संपूरक मतलब अब आपको पता है संपूरक का मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री है ना, तो पहले इनके संपूरक कोण लिख लेते हैं अपने। तो इसका लिखेंगे तो 150, क्योंकि 150 और 30 180, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 135 और 45 180, ये 130 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 180 में से इसको माइनस करोगे तो 105, ये संपूरक माप हो गया। अब कहते हैं ये जो संपूरक माप है ना, ये कोण के पूरक, इस कोण के पूरक, पूरक का मतलब अब पूरक कोण होता है 90 डिग्री जिसका योग 90 हो, और संपूरक का होता है जिसका योग 180 डिग्री हो, ठीक है। तो पूरक माप के 4 गुना, तो पूरक माप लिखते हैं यहाँ पे, पूरक माप में मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो 30 का पूरक हो जाएगा 60, क्योंकि 60 इंटू 30 60 और 30 90 होता है। इसका लिखेंगे तो 45, इसका पूरक लिखेंगे तो 30, इसका पूरक लिखेंगे तो 15। अब ये वाली जो वैल्यू है इसके 4 गुना होनी चाहिए, ये तो नहीं है, इसका 4 गुना करेंगे तो ये भी नहीं आता, 30 का 4 गुना, अब यहाँ पे एक्चुअल में 120 आएगा, सॉरी स्टूडेंट 130 नहीं, क्योंकि 120 और 60 180 होता है, तो 30 का 4 गुना 120 हो गया, तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर था। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में आपको क्या दे दिया, x प्लस एक माप दे दिया आपको 3x प्लस 20 और एक दे दिया आपको 6x, और मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इनको सोल्व करो, 6 और 3 और 1 10, तो 10x
प्लस 20 इक्वल टू 180। तो आपके पास 10x की वैल्यू आ गई, 20 यहाँ माइनस करोगे तो 160 और x की वैल्यू आ गई 16। अब x की वैल्यू यहाँ रखो तो पहला कोण मेरे पास क्या आ गया, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 कोण थे। पहला कोण है x तो हो गया 16। दूसरा कोण आपके पास कितना है, देखो दूसरा कोण है 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, 48 और 20, 48 और 20 आपके पास हो जाएगा 68। और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 6 96 96। अब ये 96 90 से ज़्यादा हो गया, अगर 90 से कम होता तो न्यून कोण, 90 है तो सम कोण, लेकिन 90 से ज़्यादा है तो अधिक कोण। तो आंसर नंबर 1, ठीक है, अधिक कोण हो जाएगा आपका 36 का आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 37। 37 में क्या कहता है आपको कि त्रिभुज ABCDEF में कोण C, देखो दो आपके पास ट्रायंगल है ABC एंड DEF, है ना। कहता है C और F इक्वल है, ठीक है जी, C और F इक्वल हो गए। AC और DF भी इक्वल है, ठीक है जी। BC और EF भी इक्वल है, BC और EF भी इक्वल है। तो बच्चे ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, सर्वांग सम बोलते हैं हिंदी में। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं AB और DE को भी इक्वल लिख सकता हूँ, AB और DE को भी इक्वल लिख सकता हूँ। इंग्लिश में CPCT बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम की संगत भुजाएं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो AB और DE की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो 2x माइनस 1 बराबर आ गया 5x माइनस 4। इसे सोल्व कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी। जब 2x को यहाँ लेके जाओगे तो 5 माइनस 2 करोगे तो 3x, और 4 को यहाँ लेके जाओगे तो 3, तो x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1 यहाँ से, आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं 38। सेकेंड स्टूडेंट 38 नंबर क्वेश्चन निकाल लेते हैं अपने इतने। हाँ जी, ये आपके पास 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में क्या है, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप है P एक पूर्णांक है, तो P के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः है। अब बच्चे देखो, ये ऐसा एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2019 वाले पेपर में आया था, जिसको मैंने स्टार मार्क किया था, ठीक है। तो मैं इस पे भी स्टार मार्क कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन पे भी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी आपके पास क्या लगेगी कि दो भुजाओं का योग, मैंने वहाँ पे भी आपको नोट करवाया था स्पेशली, यहाँ पे भी नोट करवा रहा हूँ। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, और दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है जी। अब दो भुजाएं आपको क्या दे दी, 5 और 10, दो भुजाएं दे दी 5 प्लस 10। तीसरी भुजा में मान लेता हूँ x, और इसका परिमाप दे दिया हमें p, ठीक है। तो दो भुजाओं का योग की बात करें तो दो भुजाओं का योग 15। अब दो भुजाओं का योग 15 है, ठीक है, जो तीसरी भुजा से हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तीसरी भुजा से हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो अब तीसरी भुजा एक पूर्णांक है, समझ में आ गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या वैल्यू दे सकते हो, इसको 14 दे सकते हो, क्योंकि 15 14 से बड़ा होता है, ठीक है। तो परिमाप क्या आ जाएगा, 15 प्लस 14 29 आ जाएगा, 29 मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि क्वेश्चन देखो 15 13 से भी बड़ा होता है, 15 12 से भी बड़ा होता है, लेकिन बात कर रहे हैं अधिकतम, अधिकतम की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं 12 13 14 में से बड़ी वैल्यू 14 ही है ना, इसलिए 14 रख दिया मैंने। तो 14 और 15 29, तो पहला और तीसरे में से मेरा सही आंसर है। ऐसी इसकी बात करते हैं a माइनस बी। अब 10 में से 5 को मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 से छोटी मतलब 5 छोटी है, और c मतलब थर्ड वैल्यू जो x है वो बड़ा है 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कितनी मर्जी वैल्यू। लेकिन बात करता है न्यूनतम, तो न्यूनतम कौन है, 6। तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे छोटी वैल्यू के लिए। तो 10 और 5 15 और 6 21, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सी, कि न्यूनतम मान 21 और अधिकतम मान 29, ठीक है जी। ये आपका आंसर था 38 का। वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
हाँ जी, आगे देखिए, माना कि आंकड़ों 13, 8, 15, 14 इन सभी का माध्यक है x। इन सब का क्या है? माध्यक x है। अब इसका माध्यक लेने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, माध्यक के लिए सबसे पहले इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। किस में अरेंज करना पड़ेगा? असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो बात करते हैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास यहाँ 8, यहाँ 9 और आगे नहीं है, तो 8 आ गया, 9 आ गया, ठीक है जी, 8, 9। उसके बाद आपके पास 8, 9 के बाद 13 है और 14 है। देखो 13 आपके पास, 14 1 2 1 ले रहा, 13 आपके पास 14 देखो 1 2 3 4, 4 बार 14 आ रहा है। फिर देखो 15 है क्या? 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार 15 आ रहा है। नेक्स्ट 15 के बाद 16 नहीं है, 17, 16 ये रहा, 16 1 बार 2 बार, 2 बार 16, 17 1 बार 2 बार, 2 बार 17, ये आपके पास डिजिट। और मैंने जो मेरी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बोला था एक बार इसे काउंट जरूर कर लिया करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 15। इसका मतलब मैंने सही कोई डिजिट मेरी नहीं छूटी। अब कहता है माध्यक x है, इसका माध्यक माध्यक अब 15 है आपके पास, है ना? टोटल 15 ही थी ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 15 थी। अब 15 है तो माध्य क्या आएगा आपके पास? बीच वाली वैल्यू आएगी। बीच में क्या आएगा आपके पास? इसमें 8वीं वैल्यू बीच में रहेगी। 15 को 2 से भाग करोगे 7.5, 8वीं वैल्यू बीच में रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास माध्यक x। तो x की वैल्यू तो होगी जी 14। अब आगे क्या कहता है? यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए, अब 8 के स्थान पर 18, तो 8 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और 18 यहाँ आ जाएगा। अब एक हटी, एक आ गई, रही तो 15 ही ना। और कहता है अब नया माध्यक y है। अब 8वीं संख्या कौन सी होगी? अब भी एक कम होगी, तो 8वीं संख्या कौन सी होगी? आपके पास 15 होगी। तो y की वैल्यू क्या होगी जी? आपके पास 15, ठीक है, क्योंकि 15 ही वैल्यू थी माध्यक। अब बीच में कौन सी आ गई थी? 15 बीच में आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यू 15 आ गई। तो कहता है x तथा y के मानों का योग क्या है? तो 14 और 15 29 आपका राइट आंसर था, थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कहता है किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली 5 लाल गेंदें हैं, ठीक है, 3 सफ़ेद 2 नीली 5 लाल गेंदें हैं। यदृच्छा गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? बट टोटल, पहले तो टोटल लिखो नीचे। प्रायिकता का सीधा सीधा फॉर्मूला है टोटल गेंद। टोटल कितनी है? 3 2 5 और 5 10। अब सुन, मेरे को लाल नहीं लेनी ना, तो लाल को हटा दो। लाल नहीं लेनी तो लाल को हटा दी। अब टोटल कितनी रहेगी? 3 और 2 5, बस ये आपका सिंपल फॉर्मूला। तो 5/10 1/2, जिसको नहीं लेनी उसको हटा दो, तो 5/10 1/2 आपका आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन ये कहता लाल लेनी है तो फिर लाल वाली ले लेते, बाकियों को हटा देते, तो आंसर आ जाता ऐसे, ठीक है। तो 1/2 आपका प्रायिकता होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हाँ जी, 41 में क्या कहता है? किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? आपके पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH HL। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है घनाभ का 194। ये आपको दे रखा है। कहते हैं इसकी लंबाई दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है 8, चौड़ाई दे रखी है 6, तो वैल्यू पुट कर दो 2। अब लंबाई और चौड़ाई तो L और B, तो यहाँ पे LB है तो 8 × 6 48 हो गया, प्लस B की वैल्यू 6 है तो 6H, प्लस L की वैल्यू 8 है तो 8H इक्वल टू 194। ये 2 से कैंसिल आउट करोगे, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 और 1 17, तो 97 हो गया। तो अब ये हो गया 6 और 8 14H इक्वल टू 97। ये 48 यहाँ जाके माइनस का 48 हो गया, ठीक है जी। तो 97 में से 48 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 49 ही आएगा क्या? 17 में से 8 गए 9 और यहाँ पे 8, हाँ 49 आ गया। और ये आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे 40H।
तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई जी आपके पास 49/14। 7 से डिवाइड कर दो तो ये 7 ये 2 तो h/2 मेरे पास आ गया h, हाइट आ गई h/7/2। ठीक है जी, हाइट आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे को, कहता है इसका आयतन निकालना है। क्वेश्चन ने क्या कहा, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्यूबॉइड बोलते हैं, LBH। वैल्यू रखो, L का मतलब 8 लंबाई, B मतलब चौड़ाई 6 है और ऊंचाई h 7/2 है। तो कैंसिल आउट करोगे तो 2 से 6 कैंसिल किया तो 3 आ गया आपके पास। अब 8 × 3 24 और ये 7, तो 24 × 7 करोगे तो 7 चौके 28। अब 28 का मतलब यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 8, ये रहा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 168 ही आएगा, चेक कर लेना, थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, 168। नेक्स्ट बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। कहता है किसी समलंब का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, ट्रेपीजियम बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो समलंब होता है या ट्रेपीजियम बोलते हैं इस वाले को। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, भुजा का योग। अब समांतर भुजा कौन सी है इसमें, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ये समांतर भुजाएं हैं, का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल। कितना दीर्घ है, 105 दीर्घ है। कहता है इसका शीर्षलंब मतलब ऊंचाई, ये शीर्षलंब ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई की वैल्यू होगी 7। समांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर लंबी है। अगर एक भुजा x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, x + 6 होगी टोटल। ठीक है, तो हाफ समांतर भुजाओं का योग करना है, तो x प्लस दूसरी भुजा x + 6 थी, ये योग कर दिया, इक्वल टू 105। ये 7 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 7 × 1 = 1, 7 3 35, तो 7 5 = 35, 15 आ गया। ठीक है जी, ये ऐड करो तो x + x 2x + 6, ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 15 × 2 30 हो गया। ठीक है जी, तो 2x की वैल्यू 6 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा राइट साइड में 24, x की वैल्यू आ गई 12। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था, कहता है लंबी भुजा। अब ये देखो, ये 12 पे टिक मत कर देना, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। लंबी भुजा की लंबाई, तो लंबी भुजा की लंबाई, अब x में +6 भी करना है, तो लंबी भुजा थी मेरे पास x + 6, तो 12 + 6 18 आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। लंबी भुजा थी x + 6, तो 12 + 6 18 आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा जी। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट बात करते हैं 43 की। कहते हैं आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94, वक्र पृष्ठ होता है कर्व सरफेस एरिया, CSA बोलते हैं। ठीक है, तो लंब वृत्तीय बेलन का CSA या वक्र पृष्ठीय क्या होता है, 2πRH। ये होता है बच्चे 94.2 आपको दे रखा है। ठीक है जी, त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो 2 × पाई इंटू और r आपके पास क्या है 3h = 94.2। 2 से कैंसिल आउट किया यहाँ से, तो आपके पास क्या आएगा, इधर 2 4 = 8, 1 14 7.1, ये आ गया आपके पास। फिर 3 से कैंसिल आउट किया यहाँ से, 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1 = 3, फिर 1 17 5 15 2 21 7, ये आ गया आपके पास। तो h की वैल्यू होगी आपके पास 15.7/π, ये होगी। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या, बेलन का आयतन, सिलेंडर का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। ये आपका आयतन हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो पाई है ही r² दैट इज 3 की स्क्वायर हो गया 9 इंटू h की वैल्यू क्या है 15.7/π, पाई से पाई कैंसिल, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन यूनिट डिजिट, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट थोड़ा सा। 9 × 7 63 होता है, 63 एक में ही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो 141.3 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो 43 का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी,
देखिए 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। क्या कहता है, आपको ये वैल्यूज़ दे रखी है। कहता है इन सभी में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, और ये वैल्यू आपको दे रखी है का क्या मान होगा 44 का, इसकी वैल्यू बतानी है आपने, क्या वैल्यूज़ होगी। अब बच्चे प्रत्येक में x जोड़ा जाए, अब एक तो वैल्यू है कि और प्राप्त संख्या समानुपात में, कि आप 8 को जोड़ो फिर अनुपात चेक करो, फिर 9 को जोड़ो फिर अनुपात चेक करो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन ये देखो, अब ये रूट में है और स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना, पॉइंट्स में नहीं आ रही, इसका मतलब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आएगा, पूर्ण वर्ग आएगा, है ना। तो मैं अपने ऑप्शन यहाँ रखता हूँ। अब देखो मैं 8 रखता हूँ यहाँ पे, तो बच्चे जब आप 8 को यहाँ रखोगे, क्योंकि इतने का मान है, सॉरी इतने का क्या मान होगा, x जोड़ा जाना है, तो इसकी वैल्यू 8 के इक्वल आ रही है, इसकी वैल्यू 8 के इक्वल आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शंस की बात करता हूँ मैं, तो मैंने क्या किया, रूट ऑफ 12x प्लस 9 मैंने इक्वल टू 8 रख दिया। अब ये रूट यहाँ जाके 8 की स्क्वायर 64 बनाएगा, ठीक है, 8 की स्क्वायर हो गया 64, और 9 यहाँ जाके माइनस के 9 होगा, तो 64 में से 9 माइनस करोगे, आप इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो 9 माइनस करोगे तो 64 माइनस 9 होगा तो 55, और 55 12 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 मेरा गलत हो गया, ठीक है। अगेन 9 की बात करते हैं, तो अगर मैंने इक्वल टू 9 ले लिया यहाँ पे, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ जाएगा 9 के पास, तो 81 हो गया। 9 माइनस करोगे आप, 81 में से 9 माइनस करोगे 72, और 12 आपके पास, आपने क्या किया 92, और आप 12 से डिवाइड करोगे 72 को, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो अब 6 जोड़ के देखो क्या ये समानुपात में बन रहा है या नहीं बन रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर बन रहा है तो 9 आपका आंसर सही है, अदरवाइज 9 ऑप्शन गलत है। तो मैंने 6 जोड़ा यहाँ पे, तो 14 में 6 जोड़ोगे तो 20, 12 में 6 जोड़ोगे 18, 34 में 6 जोड़ोगे तो 40, और 30 में 6 जोड़ोगे तो 36। अब इसका अनुपात लेके देख लो, तो 20 भाग 18 करते हैं अपने, है ना, तो 2 की टेबल से कैंसिल करोगे तो 10/9 आ गया। 40/36 करते हो आप, 4 की टेबल से कैंसिल करोगे तो 10/9 आ गया। दोनों का अनुपात सेम है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका ऑप्शन, और अगर आप इसको रिवर्स फॉर्म में करते हो तो आपको यहाँ पे आप ऑटोमेटिक अपने मन से जोड़ना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको एज्यूम करना है 1 2 3 और सब कुछ ऑप्शन से करना, आई थिंक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। ये थोड़ा सा अब आपका साइकोलॉजिस्ट और उस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 45 का आपका आंसर सही है इसमें। कहते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो 45 का सेकंड ऑप्शन सही है हमारे पास। कहता है 10 भुजा वाले एक समबहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती है, ठीक है, 10 भुजा वाले समबहुभुज की 10 सममित रेखाएं या 10 सिमेट्रिक लाइन होती है, ये ध्यान रखना है कौन सा सत्य है, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, x का वह मान जो समीकरण इतने को संतुष्ट करता है और वह न्यून समीकरण को भी संतुष्ट करता है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे स्टूडेंट्स, आप इसे सोल्व करो और x की वैल्यू निकाल दो, और वो x की वैल्यू इन चारों इक्वेशन में पुट करके देख लो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। यही एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हम चेक करते हैं, देखो जब इसे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10x, 10 का मल्टीप्लाई 6 से किया 60, प्लस 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8x माइनस 24, 5 5 25 लेफ्ट साइड में लेके आओगे माइनस 25x, 20 माइनस का है तो लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो प्लस 20 इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है जी। इसे सोल्व करते हैं, तो 10 और 8 10x 8x 18, 18 में से 25 माइनस करोगे तो आपके पास 7, तो माइनस के 7x, ये 60 है, और आपके पास ये देखो माइनस के 24 प्लस के 20, माइनस के 4 रह गया, माइनस के 4 कम कर दो यहाँ से तो प्लस के 56 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू इसे सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब x की वैल्यू 8 यहाँ पुट करके देखो आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 46 में से आप अलग अलग वैल्यूज पुट करके देख लेना, तो यहाँ जब पुट करोगे फोर्थ ऑप्शन में तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। देखो 8 पुट करो, 8 में से 5 गए 3, 5 और 3 15, यहाँ 8 पुट करो, 8 में से 3 गए 5, 5 दूनी 10 और प्लस के 5 है तो 10 और 5 15, आंसर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47।
ये वैल्यू दे रखी है, प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए। अब देखो क्या घटाना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार देना चाहूँगा क्योंकि इसमें जल्दबाजी कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कैसे, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, 6 में से क्या घटाना चाहिए कि वो 3 आंसर आ जाए, तो -3 क्या घटाना चाहिए, -3, ये चीज़ ध्यान रखना। तो -3 घटाना चाहिए लैंग्वेज में, समझ में आ गई। अगर मैं करूँ कि 6 में क्या जोड़ा जाए कि आपके पास 3 आंसर आ जाए, तो 6 + -3 इसको इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको इस तरीके से मेंशन करते हैं। तो क्या घटाना चाहिए, अब देखो यहाँ पे 5y था, इसमें से माइनस करना आपने, तो 5y आपके पास 13x माइनस का 8 इसमें से आपने माइनस करना है ना। अब क्या माइनस करोगे, अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस के 16y चाहिए, तो माइनस, अब यहाँ पे 21y होगा भाई, 21 में से 5 माइनस करोगे तभी तो 16 आएगा ना। तो 21y यहाँ पे भी है, 21y यहाँ पे भी है और 21y यहाँ पे भी है, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं प्लस वाले, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा 47 का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, माइनस के 13x मेरे को चाहिए प्लस के 11, मेरे को क्या चाहिए प्लस के 11, तो माइनस के 13 है और मुझे प्लस के 11 चाहिए, तो प्लस के 24 करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। 24 - 13 करूँगा तभी तो आंसर मेरा 11 आएगा, समझ में आ गई। लेकिन मैं तो यहाँ नेगेटिव बार है, मेरा बार नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस के 24, ठीक है। तो माइनस के 24, 21y माइनस के 24x, तो माइनस का 24x यहाँ आएगा सेकंड थर्ड ऑप्शन। हो सकता है आपको एक बार में ये ना समझ में आए, तो आप इसे एक बार इसमें से इसको माइनस करके देख लेना, आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे माइनस का 8 है, मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, माइनस का 8 में से आपने माइनस किया किसको, माइनस के 15a को, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8a प्लस 15a, तो आपका क्या हो गया 7a प्लस का हो जाएगा, जो 7a प्लस का है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये आपके पास 47 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपके पास 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 में क्या है, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से आने वाले बच्चों के लिए कौन सा कथन सही है, तो सेकंड, इनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में आपको भी पता है कि मौखिक गणितीय ठीक ज्ञान की क्या होगी, प्रचुरता हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 में क्या है, निम्न कथनों को पढ़िए कि अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, अभिग्रहित मीन्स एक्सिम्स को, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज का ही एक पार्ट होती हैं, थ्योरम्स का पार्ट होती हैं। अभिग्रहित विशेष प्रमेय है, अभिग्रहित क्या होती हैं, परिभाषाएं हैं, इनको सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, केवल ए, ठीक है। अभिग्रहित एक प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, ठीक है। तो एक्सिम्स क्या है, एक प्रोपोजिशंस है विच आर एज्यूम्ड, जिसे हम मान लेते हैं या मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपके पास, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, निम्न में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। तो कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। भाई कोई भी सब्जेक्ट हो, अनदेखा तो हम किसी को भी नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, अनदेखा नहीं कर सकते हम किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्न कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है या कौन से सही है। गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, बी ऑप्शन तो 100% सही है स्टूडेंट, गणित एक प्रकार की कला है, ठीक है। तो 51 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, और गणित एक भाषा है, बिल्कुल ये भी एक सही है, तो बी भी सही है और सी भी सही है। तो गणित एक उपकरण है, एक टूल है, ये भी सही है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर 4 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है, यह
एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक प्रीमिय संख्या है। क्वेश्चन 10th क्लास में हम ये रूट 2 वाला प्रीमिय प्रूव करते हैं। अप्रीमिय संख्या एक प्रीमिय संख्या है और आगे बढ़ते हुए सिद्ध करना है कि यह पूर्वानुमान हमने जो माना प्रीमिय संख्या वो संभव नहीं है। यह उत्पत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? जो हम 10th क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं, यह है प्रतिवाद का, कॉन्ट्रडिक्शन। ये वर्ड हम यूज भी करते हैं हमारी स्टेटमेंट में कि रिजप्शन इज कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, प्रतिवाद का उदाहरण है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा कथन हो जाएगा स्टूडेंट इसमें? ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, गणितीय अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो अधिगम अगर आप कर रहे हो, गणित का अधिगम कर रहे हो, तो कौन सा कथन इसमें से सही हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। ये राइट आंसर है गणित के अधिगम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 55 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। अब अनुपात समानुपात जो अनुपातिक विवेचन था, इसको उजागर या इसको किसने दिया था? दैट इज जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 3। जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी बीजगणित की और अनुपात समानुपात पे ध्यान रखना, सुन, एक क्वेश्चन पेपर सेकंड में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है। तो 56 का ऑप्शन नंबर 4, विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझना। विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझना, अगर बीजगणित के अंदर समस्याओं का हल नहीं कर रहा है, शाब्दिक समस्याओं का हल नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा? विकल्प विधि से समानता प्रत्ययों को समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्न सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले करना। भाई, संकल्पनात्मक समझ मतलब कि उसका जो बेसिक डेवलपमेंट है या बेसिक पोर्शन है, उसको समझने से पहले आप समस्याओं के परिकलन नहीं कर सकते हो, तो ये नहीं हो जाएगा, इसको छोड़कर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखिए 58 नंबर क्वेश्चन। अभी वापस थोड़ा कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। तो 58 में आपके पास क्या है? सिंपल कैलकुलेशन। देखो स्टूडेंट्स, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी आया था आपके। तो -4 को 2 से डिवाइड करो। अब 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2, माइनस का साइन है तो -2, मल्टीप्लाई -3, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस ये माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट है आपके पास ये वाला, -3 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 इंटू 3 21 हो गया, -8, ब्रैकेट क्लोज। फिर ये प्लस है आपके पास, 4 है आपके पास ये वाला। 48 को 6 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस का 8 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया। सिंपल बोडो मास फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। और ये आपके पास 21 में से 8 को माइनस करोगे तो आपके पास 13 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 13, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39, 8 चौक 32, माइनस के 32, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब 39 में से 32 माइनस करोगे तो आपके पास 7 बचेगा, 7 और 6 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 58 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 59 की। तो 59 में देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम दे, या कैलकुलेशन है थोड़ी, और कुछ भी नहीं है इसमें। आपको इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा सभी क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे 44 को 49 से डिवाइड किया तो आपको पता है नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट लगा दिया तो एक 0 आ जाएगी। इस तरीके से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, और जब आप डिवाइड करोगे तो मैं आपको वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी 0 या 0.89, सेकेंड वाले की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.86,
थर्ड वाले की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.88। डिवाइड करने के नहीं दिखा रहा मैं क्योंकि उससे वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपका समय ख़राब होगा। डिवाइड करना नॉर्मली आता है सभी को, अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो। 0.82। अब क्वेश्चन क्या था, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू, तो देखो 89, 86, 88, 82, सबसे बड़ा कौन है 89, तो 44.49 पहले आएगा, तो 44/49 इसमें है और इसमें है। फिर 89 के बाद 88 वाला आएगा, तो 22.25 इसमें है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 59 का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62। निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं इंटीजर, आई प्लस माइनस वाली वैल्यूज जो इंक्लूड हो जाती है इंटीजर कहलाते हैं। और इसने पूछा है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है तो इसमें कौन सा ऑप्शन है कि भाग क्रम विनिमय है। भाग क्रम विनिमय नहीं होता, ठीक है, भाग क्रम विनिमय नहीं होता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रम विनिमय क्या होता है ये सुन ध्यान देना। क्रम विनिमय होता है AB = BA, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय। साहचर्य होता है आपके पास, साहचर्य को बोलते हैं ABC = ABC, सिंपल 2 ब्रैकेट पहले वाले पे 2 ब्रैकेट लास्ट वाले पे, ठीक है। तो ये होता है साहचर्य। गुणन के लिए ध्यान रखना, दोनों गुणन के लिए साहचर्य है, ठीक है। एक गुणात्मक तत्समक है, बिल्कुल ये सही है, आपका राइट आंसर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक क्या है, गुणात्मक की तत्समक वैल्यू है या गुना के लिए आइडेंटिटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सेकंड। व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, ये भी सही है। माइनस क्रम विनिमय नहीं होता है। अब देखिए ये आपके पास 60 का सेकंड ऑप्शन था। तो ये जो स्टूडेंट हमने पेपर किया आज, वो किया हमने CTET 2019 का जुलाई का पेपर था, और पेपर था आपके पास सेकंड। CTET 2019 जुलाई सेकंड पेपर था, और सेट डब्ल्यू के अकॉर्डिंग पेपर था हमारा, कंप्लीट हो गया जो, ठीक है स्टूडेंट्स। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, हाँ। और साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी हो। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से डिस्कस कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।